बीजाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। तो आज दो जैसे हम पढ़ चुके हैं अभ्यास, एक ही पीडीएफ बना दूंगा, उसको प्रतिदिन भेजता ही रहूंगा ग्रुप में। तो अभी यह है कि भूमिका तो बन चुकी है, और जैसे कि बात करी गई थी यहाँ पर, जो मुझे ध्यान दिलाना है, ये जो मुख्य प्रयोजनानी है व्याकरण के, रक्षोहा गमलघ्व संदेहा मुख्य प्रयोजनानि, रक्षा ऊह ऊह आगमः लघु असंदेह। तो ये पांच हैं जो आपको याद ही रहने चाहिए। और जैसे कि परीक्षा की दृष्टि को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए तो मैंने लक्षण भी डाले हैं, जो आगे आएंगे तो अभी कर लेते हैं कि सीधा जब सूत्र में प्रवेश करेंगे ना तो सीधा सूत्र चालू कर दें। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापी शलम शाकलम पाणिनीयकम। तो ये 9 व्याकरण की परंपराएं हैं, जिसके अंदर नवी है व्याकरण की परंपरा पाणिनि जी द्वारा बोली गई। उससे पहले जो थी वो भी हो गई चर्चा। तो आज बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, पाणिनीय व्याकरण परंपरा आचार्याष्ट। तो ये पूरा संस्कृत का ही है। तो वहां पे समास हो रखा है पाणिनीय व्याकरण परंपरा में। और आचार्याश्च, यहाँ पे आचार्य प्लस च, विसर्ग को वो हो गया, श हो गया। ठीक है। तो ये आगे प्रक्रिया होती है कि कैसे क्या क्या होता है, तो उस पे ही निर्धारित रहता है सब कुछ। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर सामने, कि हम देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे 3 ऋषि आ जाते हैं, थोड़ा उन पे चर्चा करेंगे और फिर करेंगे आगे। तो जैसे सबसे पहले क्या दे रखा है कि महर्षि पाणिनि जी। तो महर्षि पाणिनि जी सूत्रकार हैं, जैसे यहाँ पे सब पढ़ने वाले जानते हैं, लेकिन बताना तो है ही। कात्यायन जी वार्तिककार, वाक्यकार, और पतंजलि जी भाष्यकार। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। आज मैं आपको एक बात बताऊं कि मात्र व्याकरण ही ऐसा ग्रंथ जहाँ पर सूत्रों और वार्तिकों दोनों को लेके भाष्य लिखा गया। अन्य दार्शनिक दार्शनिक ग्रंथों में क्या होता है, सूत्र लिखे जाते हैं, जैसे न्याय वैशेषिक सूत्र इत्यादि, सांख्य सूत्र, योग सूत्र, और उन पे भाष्य लिखे जाते हैं। और उसी का प्रश्न आता है कि अमुक अमुक सूत्र पर, जैसे योग सूत्र पर भाष्य किसने लिखा, सांख्य सूत्र पर भाष्य किसने लिखा। तो ये बड़े छोटे छोटे तथ्य हैं जो रहते ही हैं, जैसे विज्ञान भिक्षु जी ने सांख्य सूत्रों पर लिख दिया, ये वो ऐसे करके आ जाता है। तो तो ये मात्र व्याकरण के अंदर ही है, इसलिए इनको महाभाष्य बोला गया, इनके भाष्य को, जिस पर आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो नाम लिखे हुए हैं माता पिता, तो ये भी बहुत महत्व है, क्योंकि ये तो पूछा ही जाता है। तो महर्षि पाणिनि जी परंपरा के मुख्य आचार्य, जिनसे परंपरा आरंभ हुई। ठीक है। माता का नाम था दाक्षी, और पाणिनः, अब वो उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा। तो क्या नाम है इनका, पाणिनः। अब देखो, कोई ना कोई प्रत्यय हुआ होगा पुत्र के अर्थ में, इसलिए वहां से पाणिनः शब्द से ही पाणिनि बना। तो वो कौन सा था, वो आगे का विषय है, लेकिन बस ये है कि पाणिन का पुत्र पाणिनि, ये अर्थ में कुछ प्रत्यय होता है। तो उनके पिता का नाम हो गया पाणिन। अब देखो, दाक्षी उनकी माता जी का नाम मातुलः व्या डी है ना, डी ढ, इसमें जैसे वो क्या होता है डमरू, तो डी है, तो व्याडी। फिर आगे क्या है, आचार्य। अब ये पूछा जा सकता है कि पाणिनि जी के आचार्य का क्या नाम था, उपवर्षाचार्य। फिर आता है ग्राम, शालातुर। तो मतलब कहाँ पे था। तो ये कहाँ पे पूछा जाता है, एक व्याकरण की इकाई होती है कि व्याकरण आचार्यों का सामान्य परिचय व्याकरण के अंदर, तो उसी इकाई में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है, ये शालातुर गांव है कहाँ। तो ये जो शालातुर गांव है, ये है लाहौर में। ठीक है, तो पाकिस्तान में। कहा, हाँ, जैसे बोला ज्योति जी ने, पाकिस्तान में। तो क्या पाणिनि जी पाकिस्तानी हो गए, नहीं। तो जब पाणिनि जी वहां पे थे तब पाकिस्तान ही नहीं था, पाकिस्तान तो अभी हुआ। तो वैसे ही जो विभाजित होकर लोग, जिनके पूर्वज वहां से पाकिस्तान से यहाँ आ गए भारत देश में, चाहे वो कोलकाता वाले हो, चाहे वो लाहौर या किसी भी क्षेत्र के हो,
तो आप उनको पाकिस्तानी ना बोलें। ठीक है, कि ये भैया ये तो पाकिस्तानी है, इनके गाँव है या नहीं है इत्यादि। तो ये हुई बात। दूसरा, पाकिस्तानी पंजाबी थे क्या? तो देखो, पंजाबी का ये अर्थ नहीं होता है कि, हाँ, पंजाबी का अगर मैं आपको थोड़ा एथेंटिसिटी का यहाँ पे बताऊं, तो देखो, बिहार में रहने वाला व्यक्ति बिहारी होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो। ठीक है, हिमाचल में रहने वाला हिमाचली होगा। वैसे ही पंजाबी, पंजाब में रहने वाला पंजाबी होगा, और वो सरदार भी हो सकता है या सिख भी हो सकता है, और हिंदू भी और मुस्लिम इत्यादि कोई भी धर्म का पालन कर रहा है। तो ये आपने भ्रांति मन में नहीं रखनी कि पंजाबी व्यक्ति सिर्फ सरदार होते हैं, तो जैसे रहता है बाहर के लोगों को। तो मैं ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये निजी है। तो पाणिनि जी जैसे लाहौर से थे, जैसे मेरे भी पूर्वज रहे होंगे उसी क्षेत्र के आसपास से, तो ये ना है कि उनके आने आने जो वंशज है उनको आप पाकिस्तानी बोले। ठीक है, तो ये रही बात। तो दिल्ली में जो मुख्य तरह पंजाबी पॉपुलेशन है, उनके पूर्वज पाकिस्तान में ही थे, वो तब पाकिस्तानी नहीं था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 ग्रंथ लिखे जो कि आप सबको पता ही है। पाणिनि जी ने 5 पुस्तकें लिखी, जिसे पंचपाठी भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा मैंने। अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन। अष्टाध्यायी पे सारी चर्चा रहेगी। और धातु पाठ अगर स्मरण हो जाए, याद हो जाए, तो आप फिर पता नहीं कितने शब्दों का सृजन बैठे बैठे कर सकते हो। मतलब व्युत्पत्ति बता सकते हो क्या अर्थ होगा इसका। तो ये थोड़ा परिचय लेते हैं। अष्टाध्यायी में उन्होंने करीब 4000 सूत्र लिखे, जिनसे व्याकरण के नियमों का पालन होता है। हर अध्याय में 4 पाद हैं। ऐसे 8 अध्याय हैं। तो जैसे नीचे लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, यानी कि 8 अध्यायों का समूह। समाहार को आप समूह भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यानी कि जहां पर 8 अध्यायों का ग्रुप बना हो उसको बोलेंगे अष्टाध्यायी। यह समाहार द्वंद्व समास है। तो जैसे समास की चर्चा कर चुके हैं कि गंगा का जल गंगा जल इत्यादि, छोटा करता है समास। और समास, जिसको समास बनाना आ गया ना, वो अपनी भाषा को इतना अच्छा कर सकता है। समास प्रकरण तो है बहुत महत्वपूर्ण, भाषा को बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुल पाद कितने हो गए? 4 मल्टीप्लाई 8, 32। तो पाद का अर्थ है भाग। जैसे कि 60 मिनट की घड़ी को हमने कैसे बांट दिया, 7:15 को हम क्या बोलेंगे समय, कि 7:15 हो गए। तो यहाँ सपाद सप्तवादनम बोलेंगे। तो वही बात आ गई कि ये सपाद क्या है, यानी कि एक पाद के साथ में इत्यादि। तो पाद का अर्थ भाग है वहां पे। ठीक है, ऐसे ही 4 पाद हो जाते हैं। तो अब एक क्वेश्चन पूछा गया था वेंकटेश्वर कॉलेज की डिबेट में हमसे ही, व्याकरण वालों से ही पूछा था कि अष्टाध्यायी का प्रथम और अंतिम सूत्र क्या है। तो आपके सामने लिखा है, प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच, और अंतिम सूत्र है आ। ठीक है, इत्यादि। तो ये आ ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत ज्यादा। तो इस 2 सूत्रों में मतलब इन 2 वर्णों में क्या लिख दिया होगा, यही पाणिनि जी की महानता है। तो आज हम सूत्र पे थोड़ा डिटेल में जाएंगे, जो कि अब आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। एक बार में कंठस्थ नहीं होता, बार बार याद करोगे तो हो जाए। तो सूत्र का अर्थ होता है फॉर्मूला। तो साधारण रूप से बहुत कम अक्षरों में अपनी बात को कहना सूत्र का लक्षण। ठीक है, तो ये हो गया साधारण सी बात। तो अब भाई इसका, पलक जी एक बार इसका उच्चारण करो, ये जो सामने आपके लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका उच्चारण करो, ज्योति अस्य उच्चारणम करो तो। ये जो श्लोक सामने लिखा है,
ठीक है, हरिओम जी प्रयास करिए एक बार। ठीक है, तो अब मैं पढ़ता हूँ जो आपने छोड़ दिए थे। तो अल्पाक्षरम असंदिग्धम, ये तो ये हो गया, या तो ऐसे पढ़ दो अल्पाक्षरम असंदिग्धम। तो अगर आप वैसे पढ़ोगे तो आपका थोड़े लय बन जाएगी अनुष्टुप में। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम, सारवत विश्वतो मुखम। अब वो नहीं पढ़ा जा रहा था, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया है कैसे देवनागरी लिपि को लिखने की एक कला। फिर क्या है, अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। तो ये क्या है, ये कुछ अब कठिन शब्द आएंगे आपके सामने, वो देखें। तो करो प्रांजल, इसका एक बार उच्चारण करो, अब तो सुन लिया। प्रांजल। हाँ, वहीं पर सारे सारे हैं, देखता हूँ बताता हूँ। हाँ जी बोलिए हरिओम जी, क्या कह रहे हैं? किधर, कहाँ पर आता है का? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, आपके पास दो वो है तरीके बोलने के, तो वो थोड़ा देखना। हाँ हाँ, मैं समझ गया क्या कह रहे हो। देखो, अल्पाक्षरम है एक, तो अल्पानी अक्षराणी यस्य स। अच्छा, समास में नहीं जाना, अल्पाक्षरम ये लिखा हुआ है वहाँ। ठीक है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम ये लिखा है, ये लिखा है आगे जो भी है। तो अगर आप इसको यहाँ जोड़ देते हो, इस वाले आकार को इस वाले मकार में जोड़ देते हो, तो ऐसे पढ़ो कि अल्पाक्षरम संदिग्धम। आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, अल्पाक्षरम अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम। तो यदि आप वैसे पढ़ते हो तो मकार को पूरा पढ़िए, यानी मकार के आकार का भी उच्चारण करिए, अन्यथा नहीं करिए। नहीं करेंगे तो वैसे आपकी थोड़ी लय बन जाएगी कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम। तो ऐसे है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भी देखा जाए, हाँ, संधि कहाँ हुआ, ये तो एक वर्ण मेलन हो गया, वो लिखा नहीं हुआ रचनानुवाद कौमुदी में। अच्छा, हीनम परेण संयोज्यम, कि मतलब अचो से जो अच्छा वो तो, हाँ, अचो से जो हीन है उनको आप मिला के लिख दो, जैसे मैंने आपको बताया, इधर इधर का इसमें जोड़ दो, पहले भी तो कितना इस पे चर्चा हो। जैसे कि यहाँ है अस्तोभम, ठीक है, ये लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा है, अनवद्यम। तो ये लिखा देखो, ऐसे लिखा है अस्तोभम अनवद्यम। तो वो जो मकार वाला जो मकार है, उसमें आगे का आकार मिल जाता है। हो गया कार्य आपका। तो ऐसे देखा जाएगा। ठीक है, हाँ। हाँ, संधि यहाँ पर कहीं नहीं है, यहाँ पर लिखने की कला है जो देख दिखा रहा हूँ। अब वो रह गया था, ठीक है। तो सारवत, अब देखो, सारवत। अब यहाँ पे अंत में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वो ता और दा दोनों ही रहता है वैसे वो पदांत में, लेकिन पद के अंत में तो आप सारवत ऐसे बोलोगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, विश्वतो, विश्वतो। अगर शकार पूरा होता तो आप क्या बोलते, विषावतो। लेकिन क्या लिखा हुआ है, विश्वतो। तो सारवत विश्वतो मुखम ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब कैसे लिख देंगे, मैंने आपको बताया है, हिंदी में देवनागरी लिपि का तरीका ये है कि मैं वत से ले रहा हूँ। आप वत को ऐसे लिख के, मतलब जैसे वहां कैसे लिखा था कि, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि दा ऊपर रह जाएगा
और उसको सपोर्ट करने के लिए वा नीचे आ जाएगा और मात्रा वही है। तो ऐसे लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये पूरा नहीं है, इसके सपोर्ट के लिए जो आगे बी आ रहा है वो इसके सपोर्ट के लिए नीचे चला जाता है। बाकी मात्रा तो वकार में ही है। जो ई वाली मात्रा है, स्थिति आपकी यही रहेगी और कोई बदलेगी नहीं, बस वो लिखने की कला है। ई है ना वहां पे अंतिम में। अब ये बात सामान्य है क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी ये बात कि लिखते कैसे हैं, इतना मेरे को तो बड़ी समस्या आई थी स्टार्टिंग में इसमें। पर ये ऐसे लिखा जाता है, जहां पर भी आप देखो कि बड़े सारे व्यंजनों का मेल हो गया, मतलब बहुत कुछ एक साथ लिखा हुआ चिपक के, तो ऐसे लिखा हुआ। जैसे कि अब वो क्या कर देते हैं कि हाँ हाँ जी, पूछे अरियम जी। हाँ बिल्कुल। अष्टोभम, जैसे ये लिखा है, ठीक है। अनवद्यम। अलग अलग वास्तव में कहीं करते ही नहीं है। अलग अलग करके वहां लिखा जाता है जहां पर छात्रों को समझाया जाए। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं व्याकरण में लघुता जो है, लघु करना। अरे मैं अलग अलग कहाँ कर रहा हूँ मैं, अरे वो पढ़ने की कला है। मतलब जैसे आप इसको ये भी पढ़ सकते हो, अल्पाक्षरम संदिग्धम। वो ब्रेक लेने के लिए है ताकि वो याद रहे कि अल्पाक्षर हो, असंदिग्धम हो। वरना तो पढ़ेंगे इसको वैसे ही कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम, पढ़ेंगे इसको ऐसे ही। उचित सही है वो तरीका पढ़ने का, लेकिन याद करवाने के लिए, समझाने के पक्ष में, इसलिए हम ऐसे पढ़ते हैं। वरना तो यही है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तो भम नवद्यम च। देखो वहां पे भी वैसे ही पढ़ा, अस्तो भम नवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। ठीक है, कि मकार ये नहीं है कि हम अलग पढ़ सकते हैं, वो समझाने के पक्ष में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने बता दिया सारवत विश्वतो ये कैसे लिखा गया है। दकार अर्ध है, और जो वी है वो उधर मिल जाता है, नीचे चला जाता है सपोर्ट में। ये तो हो ही गई थी बात। तो सूत्र को जानने वाले अब अक्षर जानेंगे क्या। सूत्र को जानने वाले, अब ये सूत्र विदो लिखा है ना, तो सूत्र विदः मतलब शब्द का अर्थ होता है सूत्र के ज्ञाता, सूत्र के ज्ञानी। तो सूत्र को जानने वाले आचार्य कहते हैं कि सूत्र वही होता है जो अल्पाक्षर हो, असंदिग्ध हो, सारवत हो, विश्वतोमुख हो, अष्टोभम हो या अष्टोभ हो, और अनवद्य हो। तो अब ये इतने शब्दों के क्या क्या अर्थ हैं, तो वो मैंने क्रमशः लिख रखे हैं, उस पर अभी चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा अल्पाक्षर। तो अल्पाक्षर का होता है अल्पानी अक्षराणी, वैसे करके समास हो जाता है, लेकिन तो जिसमें अक्षर कम हो, अल्प यानी कम हो। ठीक है, एक तो पहला फॉर्मूला का ये हो गया लक्षण। मतलब कि जैसे कि कहा जाता है ना कि एक छात्र का क्या जीवन होता है, तो काग चेष्टा बकुत ध्यानम स्वान निद्र तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कि काग की तरह चेष्टा हो, श्वान की तरह निंद्रा हो, श्वान की तरह यानी कुत्ते की तरह सोता हो, बहुत कम सोता हो, बक बक की तरह ध्यान हो, वैसे ही लक्षण दिए जाते हैं जो आपको याद करने होंगे। तो असंदिग्धम, जिसमें कोई संशय ना हो कि भाई दैट इज कंप्लीट। सारवत, सार की तरह हो, जिसमें केवल सार हो, सारांश हो, अन्य बातें ना घुमाई गई हो, जैसे व्याख्यात्मक पक्ष ना हो। जैसे इसके अंदर आ में आपको क्या व्याख्या दिख रही है, यहाँ सार ही तो है सब कुछ। तो ये इसमें मतलब ये सारवत है, मतलब सार वाला। आगे क्या है, विश्वतो मुखम। अब ये थोड़ा है कि जिसका प्रयोग हर ओर हो, जो अनेक प्रसंगों में उपयोगी हो। ऐसा ना हो कि आपने एक फॉर्मूला बना दिया तो वो एक ही स्थान पे यूज हो रहा है। पाणिनीय व्याकरण का तो जैसे मैं पढ़ता हूँ तो एक स्थान पे पता है कितने सूत्र लगते हैं, कितने। एक शब्द की सिद्धि सिद्धि में, या अगर हम समास के साथ सिद्धि करने लग जाए तो मैं तो मानता हूँ कि 1000 सूत्र आप एक शब्द की सिद्धि में कर दोगे। इतने जगह पे प्रयोग होते हैं। अगर कोई कठिन शब्द हो,
मतलब जो व्याकरण का कोई अच्छा ज्ञानी हो ऐसे ग्रंथ की रचना करे कि हमने एक ही लाइन में इतने सारे सूत्र लगा डाले व्याकरण के, ऐसे कर। वो देखो आगे कुछ ऐसा। अस्तोभम, जिसमें व्यर्थ की शोभा अलंकार ना हो, क्योंकि ये साहित्य नहीं है। अनवद्यम, जिसमें कोई दोष ना हो। ठीक है, तो इन अर्थों को अगर आप याद रख लोगे तो आप किसी को सामने बोल सकते हो, ये होता है देखो सूत्र। तो मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। तो अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तो भम नवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। ठीक है, ये भी सही है तरीका, और वो भी है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तो भम अन्वद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। तो ये हो गया हमारे सूत्र का लक्षण। तो यहाँ क्लियर है? कोई समस्या किसी को तो पृच्छतु, वरना ये भेज दीजिए। ठीक है, करते हैं आगे। अच्छा, कहाँ पे है? हाँ, ये रहा। तो ये हो गया पहला, पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी थी और सूत्र लिखे। अब ये सूत्र के लक्षण कहाँ पाया जाता है? ये शायद देवी भागवत पुराण में पाया जाता है, ये विष्णु पुराण में। तो ये अन्य आपको पुराणों में भी इत्यादि काम आएगा ही। तो जैसे पुराण का एक लक्षण होता है कि अब ये जैसे मैं इन पे पता है क्यों इतना अधिक फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार मैंने पेपर्स के पैटर्न देखे आज के, तो ऐसे एक एक क्वेश्चन मार्क में ऐसे ही पूछा जाता है कि, क्योंकि सब कुछ तो वही वाले एमसीक्यू बेस्ड ही है। ठीक है, दूसरा क्या है? कात्यायन और वररुचि जी। ठीक है, तो आपने नाम तो सुना ही है। पाणिनि जी के सूत्रों में जो कुछ सिद्धांत रह गए, इन्होंने उनकी पूर्ति के लिए वार्तिक लिखे। वार्तिकों का संकलन वार्तिक पाठ में हुआ, जो मात्र आज महाभाष्य में उपलब्ध है। ग्रंथ विलुप्त हो गया है। ठीक है, तो कालांतर में यानी समय के साथ आपका ग्रंथ, वार्तिक पाठ नाम का जो ग्रंथ कहते हैं कि होगा, वो खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। तो वार्तिक जैसे है, वार्तिक का अर्थ होता है वाक्य। तो वो क्या होता है कि वो सूत्र की तरह छोटा नहीं होता, पर वाक्य लाइन में कह दिया जाता है कि इससे ये वाला प्रत्यय हो। जैसे कि हमारा एक शब्द हो गया आकाश, आकाश शब्द से अमुक प्रत्यय हो, ऐसे लिख देते हैं। कौन? वार्तिक में। ठीक है, तो वार्तिक का अर्थ है वाक्य, जो मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिखा हुआ है। तो ठीक है, अब इसका भी एक लक्षण है। तीन लक्षण आएंगे अभी। जैसे आज में हम चार पढ़ने थे, लेकिन एक अभी उसके लिए समय नहीं रहेगा। तो अब इसका प्रांजल उच्चारण करो तो, जिस लोग के सामने। ठीक है, पलक जी अधुना करो तो उच्चारण। ठीक है, ठीक है। तो खुशबू जी से अगले वाले में करवाएंगे। तो अब जैसे कि यहाँ पर ये था कि जो आप गलत था वो देखेंगे क्या है। तो ठीक है, खुशबू जी एक बार आप भी करो उच्चारण, देखते हैं अब कितना शुद्धि आई है उच्चारण में। खुशबू है? ठीक। ठीक है, अस्तु सम्यक, अच्छा ही है। तो देखो, पहले तो जो शब्द है हम उसमें देखते हैं कि पदच्छेद हमें लिखा हुआ है। जैसे अब यहाँ दंडान्वय खंडान्वय करके नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि साहित्य वाला नहीं हूँ। तो साधारण जो कठिन शब्द है, जहाँ पे आवश्यकता है वहां दिखाऊंगा। उक्त, अनुक्त, दुरुक्ता नाम। अब यहाँ पे जब आपको बहुत सारे शब्दों को एक साथ बोलना है तो आप समास कर देते हो। जैसे कि रामः कृष्णः च, तो राम कृष्णौ इत्यादि। जैसे एक बनता है ना, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे। तो पितरौ वंदे वहां पे है। तो वहां माता च पितरौ च, पितरौ बन जाता है, एक से समास करके इत्यादि। तो अगर नहीं है तो बस मैं बता रहा हूँ अभी के लिए कि
छोटा करना ही समास का कार्य है, और आपको श्लोकों में वही दिखेगा हर स्थान पे, क्योंकि लघु एक व्याकरण का प्रयोग है। तो यहाँ पे उक्तंच, अनुक्तंच, दुरुक्तंच, ये मैंने जो बोला ऐसे करके लौकिक विग्रह बनता है। फिर ऐसे करके ये जो एक बड़ा सा शब्द दिख रहा है ना आपको, तो वो लिखा है। अब जैसे षष्ठी में एक बनता है कि क्या बनता है, अपादान से संबंध का के की, तो यहाँ पे आपको षष्ठी दिख रही होगी। जैसे रामाणाम बनता है वैसे ही दुरुक्ता नाम बनता है, तो वही आपको दिख रही होगी। ठीक है। तो वहाँ रमा राम क्यों बना, रमा नाम क्यों नहीं बना, ड़ा, वहां पे ड़ा होता है ना, ड़ा, यहाँ पे ना क्यों है। तो अभी मेरे मन में आया कि एक सूत्र है उससे होता है कार्य, उसकी शायद इस बार मैं रविवार को कक्षा रख दूं और वो सूत्र समझा दूं, उससे आपको फिर कभी ये नहीं समझ में आएगा, मतलब दिक्कत नहीं आएगी कि गृहम गृहे गृहाणी क्यों होता है और फलम फले फलानी क्यों होता है। तो वो भी कक्षा रख देंगे। ठीक है। तो ये हो गया समास। तो ये क्या हो गया, उक्त का, दुरुक्त का और अनुक्त का, ये अर्थ आ गया। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है जो पढ़ा नहीं गया, प्राहुर वार्तिक ज्ञा या वार्तिक ज्ञा, जो भी ज्ञा का अपने उच्चारण करना है, तो प्राहुर वार्तिक ज्ञा, ये लिखा है। तो ये है प्राहु वार्तिक ज्ञा। अब वो जो विसर्ग है ना वो रा बन गया, रेफ बन गया वो रेफ। तो रेफ का कार्य ही होता है ऊपर जाके बैठ जाना, लिखने की शैली आपने श्लोकों में देखा ही होगा। तो अब पढ़ता हूँ। उक्तानुक्ता चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर वार्तिकज्ञा मनीषिणः। दो स्थानों पे त्रुटियां थी, एक तो ये वार्तिकज्ञा और मनीषिणः बोल रहे थे, मनीषिणः नहीं, मनीषिणः, मनीषिणः इत्यादि। तो अगर इसको अब संस्कृत में हम बोले तो यत्र प्रवर्तते चिंता उक्तानुग दुरुक्ता नाम विषये, मतलब ऐसे करके हम बना सकते हैं कि जहां पर चिंता होती है, बोला गया। हाँ अब आते हैं, देखो क्या है इसका अर्थ, ये देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट अभी छोड़ा है विचक्षणा वाला, वो अभी बताऊंगा। तो सूत्रों में जो कहा गया यानी उक्त, ठीक है, जो नहीं कहा गया यानी अनुक्त, और जो गलत या त्रुटिपूर्ण कहा गया, मतलब कि या तो पूर्ण रूप से गलत है, थोड़ी सी त्रुटि है। अब कहो कि पाणिनि जी से क्या त्रुटि हो सकती है, भाई वो तो महर्षि हैं। तो ये पक्ष बिल्कुल ठीक है कि वो महर्षि हैं, लेकिन मतलब आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर ये थोड़ा इससे करके आसानी से ऐसे है। तो ये नहीं कि उनको गलत साबित करा गया इत्यादि। तो और जो गलत या त्रुटिपूर्ण कहा गया है, दुरुक्त, इन तीनों पर जहां चिंतन और विवेचन किया जाए उस ग्रंथ को वार्तिक कहा जाता है। तो इसका भी वही अर्थ आ गया कि वार्तिक अज्ञा मनीषिण, मतलब कि वार्तिक के ज्ञाता उसको वार्तिक कहते हैं। जैसे वहां पे ये था पहले कि सूत्रम सूत्र विदो विदुः, कि सूत्र के ज्ञानी, सूत्रविद होता है, जैसे होता नहीं है ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, ऐसे ही सूत्रविद होता है। विद ज्ञान धातु होगी क्या, जिससे वेद बनता है, हाँ वही होगी। तो हम्म, तो यानी जिस प्रकार जो जानता है, वो लोग क्या बोलते हैं, उसे वार्तिक बोलते हैं। तो ठीक है, अब इसका ज्योति एक बार इसका उच्चारण करो श्लोक का, ठीक करना ये, अब तो बता दिया। वार्तिक ज्ञा नहीं है, वार्तिक ज्ञा, ककार का उच्चारण आपने छोड़ा, कोई नहीं, बाकी ठीक था। प्राहुर या प्राहु ऐसे भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी, क्या नाम है, हरिओम जी। आप वहां पे प्राहु वार्तिक ज्ञा भी पढ़ सकते हो, प्राहुर वार्तिक ज्ञा भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो भी प्रतियोगिताएं होंगी उसके अंदर वो नंबर काटते हैं अगर आप रेफ लिखा हुआ है और आप उसको विसर्ग पढ़ देते हो, जो लिखा है वही पढ़ना होता है। चलो, तो प्राहुर वार्तिक अज्ञा मनीषिण। अब देखो पाठ भेद, अब आते हैं, देखो पाठ भेद क्या होता है, क्योंकि बड़े सारा अलग अलग लिपियां उस मतलब पांडुलिपियों में लिखा जाता है, तो अर्थ आ ही जाता है दूसरा। तो मनीषिण भी कहीं मिलेगा, विचक्षिण भी मिलेगा। ये विचक्षिण जो लिखा हुआ है, दोनों का अर्थ होता है विद्वान। तो विद्वान लोग उसको वार्तिक कहते हैं।
तो हम चर्चा कर ही चुके थे दो वाक्यों की रचना अनुवाद में, जो थी वर्णातकारः और राधिपः, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो याद कराने के लिए बता दूं कि इस वर्णातकारः के द्वारा का से ककार प्रत्यय हुआ, और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ककार। ठीक है। और सर सभी वर्णों का यही है, अपवाद होता ही है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। तो यहाँ पे रादिपह लिखा हुआ है, और कौन सा प्रत्यय हो गया रादिपह में? पंचमी विभक्ति है रात इपह, तो रा से हो गया इफ, और हम इसे पढ़ते हैं रेफ। तो ये है भैया हमारा एक्सेप्शन। अन्य है ककार छकार गकार चकार यकार अकार इत्यादि, ये सब सामान्य है। तो ये हो गया हमारा वार्तिक का लक्षण। ठीक है, और वार्तिक होता है वाक्य। यहाँ तक क्लियर है? कृपया बताएं। भेज दीजिए फिर ये, अगर ठीक है तो। प्रश्न नहीं है कोई तो। अस्तु, ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो आगे क्या है? हम्म ये हो गया विशेषणः। तो उक्तानुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर्वार्तिकज्ञा मनीषिणः। तो आगे क्या है देखते हैं यहाँ पे। अब आती है बात, ये जो आपको सूत्र दिख रहा होगा, तो महर्षि पाणिनि, महर्षि लिख दिया मैंने, हाँ महर्षि होना चाहिए, पतंजलि जी वार्तिकों और सूत्रों पर एक महान भाष्य लिखा, मात्र इनके भाष्य को महाभाष्य कहा जाता है। तो शंकराचार्य जी भी ने इतने भाष्य लिखे, लेकिन उसको शांकर भाष्य बोला जाता है, महाभाष्य नहीं बोला जाता। तो पतंजलि जी को माना ही शेषनाग जी का अवतार माना जाता है, और आए और उन्होंने इतने ग्रंथ लिख डाले, और उन्होंने ही, पतंजलि जी ने ही योग सूत्र लिखे थे। तो इन्होंने ये बड़ा ग्रंथ भी लिखा। तो इसका उच्चारण कौन कर दे एक बार, इच्छा है किसी की तो हाथ उठाए। मैं नाम लेके ही कर रहा हूँ, चलो ठीक है। तो करो खुशबू, फिर इसका उच्चारण करो। ठीक है भैया, ठीक है। ना तो अस्मि, ना तो अस्मि। अस्तु। आनंद जी करिए अब इसका उच्चारण करो। बहुत सम्यक। ठीक है। बाकी तो अच्छा ही है, धीरे धीरे ऐसे ही है, सबसे उच्चारण कराएंगे तो हो जाएगा उच्चारण, तो बहुत अच्छा है। ठीक। अगर ऐसे ही प्रचार हो गया भाषा का तो कितना आनंद। ठीक है, पलक जी करो एक बार अब उच्चारण इसका, शकार सकार। तो अस तो अस्मि तो अस्मि तो अस्मि। अरे भैया क्यों अवग्रह चिन्ह का उच्चारण करते हो? उस दिन पढ़ाया नहीं सूत्र के अंदर प्रमाण के साथ कि इसका उच्चारण नहीं करना। ठीक है। तो पढ़ योगेन, हाँ, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम
प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो ये है इसका उच्चारण। अब तोस्मी है, अस्मि, अस्मि, ये काहे करते हो अस्मि अस्मि? कितनी बार बताया है, अवग्रह चिन्ह या खंडाकार का उच्चारण ना करो, माँ करो, ना करो तो उच्चारण अवग्रह चिन्ह से नहीं कर। यो अपा, बट यो अपा मतलब थोड़ा यो अपा नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा ना, वैसे ठीक है। तो हाँ, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरान तोस्मि। तो अब देखते हैं क्या। तो अब आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि योग शब्द में तृतीया विभक्ति है, तो योगेन बन गया। जो अधिक गलतियां कर रहे थे वो थे वैद्य केन बोल रहे थे। वैद्य केन नहीं है, वैद्य के न। नकार के नकारोत्तरवर्ती आकार का उच्चारण भी करना होगा। एक भी खाए तो आपने हलंत बना दिया, हलंत बनाते ही खत्म शब्द, असाधु हो गया। फिर हमें नहीं दिख रहा सही वो। ठीक है। तो योगेन चित्तस्य, तो क्या है चित्तस्य? यानी चित्त। तो चित्त यानी समझ ही जाओ अब योग वाले। तो योगेन, योग के द्वारा चित्त की, पदेन वाचाम, पदेन, पद क्या है? पद होता है व्याकरण। क्यों? सुप्तिगंतम पदम, अगर याद हो तो क्या बोला था शंकराचार्य जी ने? अपदम ना प्रयुंजीत, कि अपद को नहीं बोलना चाहिए। और सुप्तिगंतम पदम, ये जो पाणिनि जी का सूत्र है, वो सुबंतों और तिगंतों की पद संज्ञा करता है। तो ऐसे अगर आप सारी चीजें घटित कर लोगे तो बहुत अच्छा है। पढ़ा दिया था पहले ही वाला। तो पदेन वाचाम, पद के द्वारा वाचाम, वाचाम यानी वाणी। तो क्या लिखा है? व्याकरण के द्वारा वाणी की अशुद्धि, योग के द्वारा चित्त की अशुद्धि। आगे देखते हैं। मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और और आयुर्वेद के द्वारा शरीर की अशुद्धि दूर करने वाले, शरीर से च वैद्य। अब देखो, मतलब शरीर का मल तो दूर ही करा, और वैद्य के द्वारा भी, मतलब जो उन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे इत्यादि। तो ये हो गई दूसरी लाइन। तीसरी क्या है? योपा करोतम प्रवरम मुनीना, मतलब यही है इसका अर्थ जो नीचे लिखा है कि ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि। तो वैसे तो देखो हर ऋषि को आप श्रेष्ठ मान लीजिए, लेकिन पतंजलि का स्थान, पतंजलि जी का थोड़ा स्थान ऊपर ही है। तो वो ऋषियों में श्रेष्ठ कह दिया गया, ठीक है। तो पतंजलिम प्रांजलि रान तोस्मी, तो को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। प्रांजलि ही आन तोस्मी ऐसे लिखा हुआ है। साष्टांग प्रणाम का ये अर्थ है कि आप, मतलब पूर्ण रूप से नमस्कार। ये है श्लोक का। तो ये श्लोक कब बोल सकते हो आप? जब आप योग अभ्यास करने जाओ, योगाभ्यास इत्यादि हमारे को करवाते थे जब मैं योग करता था, तो हम पहले ये वाला श्लोक का उच्चारण करते थे। क्या है? योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य, हाँ एक बार गा देता हूँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। इत्यस्मिन् प्रकारेण अस्य श्लोकस्य उच्चारणं भवति। अस्तु। तो ये हो गई हमारी कक्षा। आज तक इतना ही था। बाकी भाष्य का क्या लक्षण है, भाष्य क्या होता है, और एक व्याकरण की परंपरा, फिर हम कल जाएंगे। कल तो नहीं, अब परसवा ही कक्षा होगी उसकी तरफ, मंगलाचरण की तरफ। मंगलाचरण होता क्या है? आशा यही है कि अगली कक्षा में, मतलब क्योंकि 4 दिन हफ्ते में कक्षा होगी, तो हम उसको समापन कर। तो अभी तक का कोई किसी का प्रश्न इत्यादि, या कोई भी प्रश्न तो पूछिए, वरना एक बार पहले करें, हम रिवाइज करें। है किसी का? वरना ये भेज दो। प्रेषयतु शीघ्रम। अरे भैया कोई तो भेजो, बता दो भाई, कुछ इतना ज्यादा एक ही तो दबाना, मैं ही भेज देता हूँ अपने, ले लो। ठीक है। तो हो गया। तो
ठीक है, तो ये, हाँ जी, बोलो महोदया। देखो, जो अंतर आ, बालक और सुंदर बालक में है वही भाष्य और महाभाष्य महान है, जो मतलब कि बहुत ही ऊंचे लेवल का है वो। अब जैसे कि एक भाष्य है, आप उसको साधारण सी कमेंट्री बोल सकते हो। आप महाभाष्य को बोल दो सुपर कमेंट्री। या फिर महान का अगर हम कहें तो इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्या ट्रांसलेशन पूरा क्या होगा, कोई ना कोई तो होगा शब्द। तो मतलब ऊपर की विच्छेद करने के लिए, ये कह रहे हो क्या? हाँ, नहीं कह रहे, मतलब अलग, सबसे अलग करने के लिए वहां पे विशेषण दिया गया। विशेषण क्या होता है? मतलब महान विशेषण ही तो है भाष्य का यहाँ पे। तो विशेषण क्या करता है? अन्यों से अलग करता है। जैसे कि अब मैंने ये आपको बोला अन्यों से अलग करता है, मैं संस्कृत में बोल सकता हूँ इतर व्यावर्तकत्व विशेषणत्व, वो सब लिखवाऊंगा अभी अगली कक्षा में इत्यादि। तो यानी कि एक तो है भाष्य, जो कि साधारण सा है, और एक है महाभाष्य। तो महाभाष्य की उपाधि सिर्फ और सिर्फ किसको दी गई? वो मात्र दी गई पतंजलि जी के भाष्य को। इवन शंकराचार्य जी के भाष्य को भी महाभाष्य की उपाधि नहीं दी गई। इसलिए तो मतलब कि कुछ तो स्टैंड करा होगा ना, ये भारत में इतने भाष्य लिखे जाते हैं, थे, तो कहाँ ये फिर, इसलिए कुछ तो अलग होगा इसमें, कुछ तो विशेषता होगी, तो इसलिए इसे महाभाष्य बोला। और कुछ नहीं है। अगर समास करा जाए तो महान 400 भाष्य होता है, लेकिन इतना नहीं जाना, बस ये है कि महान है जो भाष्य, ये समझ लो। तो ये बाकी सब पहले अभ्यास से लेकर अब तक है। ये वेदांग क्या थे ये? एक हमने पढ़ा था, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो ये हो गया श्लोक। उसके बाद जो उन्होंने स्टार्टिंग में आरंभ में बताया था, भारम बाधिति किम, भारम न बाधते राजन यथा बाधिति बाधते। ये वाक्य पदियम का आ गया, तद द्वारम अपवर्गस्य वांगमलानाम चिकित्सितम पवित्रम सर्व विद्यानाम अधिविद्यम प्रकाशते। तो ये सब श्लोक हो गए इत्यादि। मुख्य प्रयोजनानि ये हमने पढ़ लिया स्टार्टिंग में आरंभ में। उसके बाद क्या आता है देखो। हाँ, ये वाली लाइन। तो अब एक बार इसका उच्चारण कौन करेगा? पलक महोदया, कृपया से उच्चारण करो तुम। हाँ जी, बोलो, पहले एक बार इनको बोलने दो, बोलो। अब भैया ये तो पता नहीं क्या कब का था, कितने राजा भोज थे ये भी नहीं पता। हमारे को जो प्राप्त हुआ वो लिख दिया कि ये था। संस्कृत साहित्य का इतिहास हमने नहीं पढ़ा, देख लिया ये। ठीक है। तो क्या कहते हैं, हाँ जी, कहाँ है पलक जी, इसका उच्चारण करो एक बार। यहाँ पे कुछ ऐसा लगा है स्पीड बढ़ा दी गई दूसरी लाइन में आके। एक बार धीरे धीरे दूसरी लाइन बोलो। स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत। ठीक है, आप तो ठीक है, अच्छा हुआ। अस्तु तो ऐसे ही मतलब ठीक कर रहा है, अभी तो उच्चारण ठीक हुआ है। और यही है, करवाना है। सा और शकार का जिस दिन ठीक हो जाए उस दिन तो सम्यक उच्चारण होगा ही। तो समुद्रवत व्याकरणम महेश्वरे तदर्थ कुंभोद्धरणम बृहस्पतौ तदभाग ध्येयांश शतम पुरंदरे कुशाग्र बिंदुत पतितम ही पाणिन। ये हो गया। बाकी अन्य साधारण सी है जो हमने पढ़ लिया। अस्तु, तो आज की कक्षा का करते हैं समापन। तो कौन सा करा जाए मंगलाचरण? तो एक बार देखते हैं कौन सा करा जाए मंगलाचरण। क्या करा जाए? यहाँ कुछ लिखा हुआ है? अच्छा, कहाँ भाष्य?
ये रहा महाभाष्य वैसे, और इत्यादि उसमें ये सब कुछ दे रखा है। यहाँ तो है ही। अच्छा, पढ़ ठीक है। तो येनाक्षर समाम्ना यमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरोचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पुनर्मिलामः परश्वः। श्वः कक्षा न भविष्यति, परश्वः भविष्यति। अस्तु, शुभरात्रि। नमो नमः।